हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था सेल डिवीज़न या फिर कोशिका विभाजन। सेल डिवीज़न चैप्टर के मैं लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट चेक कर लें और सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हमारा जो चैप्टर है सेल डिवीज़न, इसके मैं शॉर्ट नोट स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट नोट है आपका जीव द्रव्य विभाजन, जिसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड केंद्रक विभाजन साइटोकाइनेसिस में क्या अंतर है। ये मुझे एक कमेंट भी आया था कि इसके बारे में बताना है। तो ये आपका एग्जाम में जीव द्रव्य विभाजन के नाम से भी आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जो आपका कैरियोकाइनेसिस है, टीचर क्या करती है, कैरियोकाइनेसिस को ही हिंदी में लिख के दे देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर जीव द्रव्य विभाजन और केंद्रक विभाजन लिखा आता है तो भी आपको यही आंसर लिखना है, और साइटोकाइनेसिस आता है लिखा हुआ और कैरियोकाइनेसिस तो भी आपको यही लिखना है। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं कि सेल साइकिल में एम अवस्था में केंद्रक विभाजन स्टार्ट हो जाता है। जो सेल साइकिल या फिर हिंदी में जिसे बोलते हैं कोशिका चक्र, जो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने सेल डिवीज़न के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे हैं या क्लास 12th के भी बायोलॉजी के नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सेल साइकिल या फिर कोशिका चक्र में जो एम अवस्था या फिर एम फेस होती है, उसमें केंद्रक विभाजन स्टार्ट हो जाता है। केंद्रक विभाजन मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न, ठीक है। केंद्रक विभाजन स्टार्ट हो जाता है जिससे गुणसूत्र अलग होकर केंद्रक या फिर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। गुणसूत्र भी मैं लॉन्ग में पढ़ा चुकी हूँ आपको। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो जो गुणसूत्र अलग होकर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं, तो जो सेल साइकिल की एम स्टेज है उसमें क्या हो रहा है कि केंद्रक जो है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, वो डिवीज़न होना, विभाजित होना स्टार्ट हो गया। जिससे क्या हुआ, जो गुणसूत्र या फिर जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, अलग होकर केंद्रक की फॉर्मेशन करने लगते हैं। इस केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब आपको एक चीज़ शॉर्ट में याद रखनी है कि कैरियोकाइनेसिस तो होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न, लिखा है ना ऊपर, केंद्रक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो केंद्रक बना हुआ है, केंद्रक विभाजन स्टार्ट हो जाता है। इसी क्रिया को हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इस क्रिया की समाप्ति पर, मतलब जब ये कैरियोकाइनेसिस एंड हो रहा है, समाप्ति पर कोशिका द्रव्य भी विभाजित होकर 2 सेल्स बनाता है। इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में अंतर क्या है, आपको शॉर्ट में ऐसे याद रखना है कि न्यूक्लियस का डिवीज़न कहला रहा है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर, पूरी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जब हमारा न्यूक्लियस डिवीज़न हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। और जब हमारा क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जिसे बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य भी विभाजित होकर क्या है, 2 सेल्स बनाता है। इस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यदि ओनली कैरियोकाइनेसिस हो और साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर बहुकेंद्रिक बन जाती है। मतलब अगर हमारी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है किसी सेल में और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है, मतलब दोनों में से एक प्रोसेस हो रही है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, मतलब जीव द्रव्य विभाजन तो हो रहा है बट केंद्रक विभाजन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी सेल है, कोई सी भी एक सेल है, वो बहुकेंद्रिकी या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट कब, ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब हमारा कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे एक आपको इजी याद करने के लिए लिख देती हूँ। जैसे हमारा कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस है, एक है साइटोकाइनेसिस। तो आप इसको एक लाइन में ऐसे याद रखेंगे कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ,
कोशिका द्रव्य मतलब जो भी हमारे सेल के अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, मीन्स कोशिका का द्रव्य है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आप ये पूरी थ्योरी को 2 लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये एनसीईआरटी का है। सेल साइकिल का प्रशांत प्रावस्था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीओ, क्या है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन आता है कि जो सेल साइकिल है उसमें प्रशांत प्रावस्था मीन्स एक स्टेज आती है, प्रशांत स्टेज, जिसे हम जीओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होती है? ठीक है, तो कुछ सेल्स में विभाजन की क्रिया नहीं होती, मतलब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या है, विभाजन या फिर डिवीज़न की क्रिया नहीं होती। मोस्टली सभी सेल्स में क्या है, डिवीज़न होता है, बट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो विभाजन की क्रिया नहीं होती है या फिर विभाजन नहीं करती हैं। तो सेल की मृत्यु या फिर डेथ होने पर दूसरी सेल उस सेल का स्थान ले लेती है। सेल में डिवीज़न होता रहता है और सेल डेड भी होती रहती हैं। ठीक है, तो जो सेल की मृत्यु हो गई है, जो सेल डेड हो गई है, उसकी जगह कोई दूसरी सेल आ जाएगी। आप ऐसे एग्जाम्पल देखो कि कोई सेल ए थी, ठीक है, कोई सेल ए थी, ये डेड हो गई, मर गई, तो इसकी जगह जो इसका प्लेस था वो बी ने ले लिया, बी ले लेती है। तो यही लिखा हुआ है कि जो सेल की मृत्यु या फिर डेथ होने पर दूसरी सेल उसका स्थान ले लेती है। जैसे ए की डेथ हो गई थी तो बी ने क्या किया, ए की पोजीशन, उसका स्थान ले लेती है। अतः जीवन प्रावस्था एक अक्रिय अवस्था में प्रवेश करती है। जीवन स्टेज G2 स्टेज होती है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो जो जीवन प्रावस्था, ये प्रावस्था बोलते हैं स्टेज को, तो जो जीवन प्रावस्था है वो एक अक्रिय, आप इसे याद रखेंगे, अक्रिय अवस्था। अक्रिय अवस्था मीन्स इनएक्टिव, एक होता है सक्रिय, एक होता है अक्रिय। अक्रिय मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में, तो इनएक्टिव अवस्था या फिर इनएक्टिव स्टेज में प्रवेश करती है, इसे शांत प्रावस्था कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि शांत प्रावस्था क्या है। मेन इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमारी जीवन स्टेज है, जब वो सेल में एंटर कर रही है तो क्या है, अक्रिय अवस्था में कर रही है, इनएक्टिव फॉर्म में कर रही है। कौन? जीवन फेज। तो इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, शांत प्रावस्था या फिर जीओ कहते हैं। और ऊपर की लाइन ये थी कि इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो कुछ सेल्स हैं वो डिवीज़न नहीं करती हैं, ठीक, डिवीज़न नहीं करती हैं, और कुछ सेल्स ऐसी हैं जो डेथ हो गई है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जगह क्या है, उनका स्थान दूसरी सेल ले लेती है। जिससे क्या होता है, जब जीवन प्रावस्था स्टार्ट होती है या फिर सेल में एंटर करती है तो इनएक्टिव अवस्था में प्रवेश करती है, मीन्स अक्रिय अवस्था में। तो इस पूरी प्रोसेस को या फिर इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं शांत प्रावस्था या फिर जीओ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट है कि समसूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं। समसूत्री विभाजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपका क्लास 11th में सेल डिवीज़न चैप्टर में, जो मैं आपको करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो समसूत्री विभाजन को समविभाजन, सम माने होता है सेम या फिर समान, ठीक है, तो समसूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट से समसूत्री विभाजन पढ़ रखा है वो इसका आंसर, मतलब उनको याद नहीं होगा ये आंसर, तब भी वो लिख कर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समसूत्री विभाजन लॉन्ग में पढ़ रखा है। ये आपका शॉर्ट में आता है। तो समसूत्री विभाजन में बनी दोनों डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के समान होती है, इसी कारण समसूत्री विभाजन को समविभाजन कहते हैं। जब मैंने आपको समसूत्री विभाजन पढ़ाया था लॉन्ग में, तो उसमें जो मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स, जैसे आपकी मदर सेल है, M से मदर बना रही हूँ, इससे 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, N और N। तो इन डॉटर सेल्स का जो क्रोमोसोम का नंबर था, मतलब गुणसूत्र का नंबर था, जैसे मदर का 5 है तो इन डॉटर का भी 5 था, तो बिल्कुल सेम था। तो सेम की वजह से समसूत्री विभाजन को समविभाजन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में बताया है, बट जब आप ये लॉन्ग क्वेश्चन समझोगे समसूत्री विभाजन तो आपको समझ आ जाएगा कि इसे समविभाजन क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन में जो डॉटर सेल्स बन रही है वो भी कितनी, आप याद रखेंगे, 2 डॉटर सेल्स जो बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या या फिर क्रोमोसोम का नंबर जो होता है बिल्कुल सेम मदर जैसा होता है। मतलब मदर से जो डॉटर सेल्स बनी है उनकी जो गुणसूत्र का नंबर है बिल्कुल सेम रहता है, किसके? मदर के। तो इसी कारण समसूत्री विभाजन को क्या कह रहे हैं हम?
सम विभाजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन है कि G1, G2 और S फेज का वर्णन करो। आपका क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पूरा सेल डिवीज़न चैप्टर है इसमें समसूत्री विभाजन आता है, सेल साइकिल आता है, G1 फेज, G2 फेज, बहुत सारे शॉर्ट नोट आते हैं। तो उसमें मोस्ट है कि G1 और G2, इसमें एक टर्म आती है जैसे ऊपर आई थी G1, कि G1 और G2 फेज और S फेज क्या होती है, इसका वर्णन करो। तो स्टार्ट करते हैं कि G1 फेज माइटोसिस एंड DNA द्विगुणन स्टार्ट होने की मध्यावकाश है। मतलब जो G1 फेज है वो क्या है, जो माइटोसिस डिवीज़न है, मतलब समसूत्री विभाजन है, उसमें DNA का द्विगुणन जो स्टार्ट हो गया। मतलब आप ऐसे याद रखो, G1 के फेज क्या है कि समसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ, उसमें जो DNA का द्विगुणन होना बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। द्विगुणन स्टार्ट होने के जो स्टेजेस हैं उसमें जो मध्यावकाश या फिर मिडल स्टेज, बीच के स्टेज कह सकते हो, उसको कह रहे हैं हम G1 फेज। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि G1 फेज क्या है कि जो माइटोसिस डिवीज़न है या फिर सेल डिवीज़न है उसमें DNA का द्विगुणन स्टार्ट हो गया है होना। ठीक है, आप ऐसे समझो कि माइटोसिस डिवीज़न में जो हमारा DNA है उसका द्विगुणन होना स्टार्ट हो गया है, हो रहा है द्विगुणन। तो जो द्विगुणन की मिडिल स्टेज है या फिर हिंदी में मध्यावकाश है, इसको बोल रहे हैं पूरी प्रोसेस को G1 फेज। एस फेज में DNA सिंथेसिस एंड द्विगुणन होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेल डिवीज़न की एस फेज में क्या होता है, तो आपको याद रखना है एस फेज में DNA का सिंथेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर्मेशन को, एंड द्विगुणन होता है किसका, DNA का। तो एस फेज में क्या हो रहा है, नॉर्मली हमारा DNA सिंथेसिस हो रहा है, DNA फॉर्मेशन हो रहा है और DNA का द्विगुणन होता है। DNA की मात्रा डबल हो जाती है जब हमारा DNA का द्विगुणन हो रहा है, DNA की सिंथेसिस हो रही है, तो DNA की मात्रा क्या है, डबल हो जाती है, बट गुणसूत्र संख्या में वृद्धि नहीं करते। ये लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जो एस फेज है उसमें हमारा DNA की सिंथेसिस मतलब DNA की फॉर्मेशन भी हो रही है, DNA का द्विगुणन भी हो रहा है, तो DNA की मात्रा डबल हो रही है, बट जो गुणसूत्र की संख्या है या फिर क्रोमोसोम का नंबर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। सिर्फ DNA ही चेंज हो रहा है, DNA ही फॉर्मेशन हो रही है, DNA डबल हो रहा है, बट गुणसूत्र संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, यदि G1 में 2-1 गुणसूत्र है तो S में भी 2-1 होगा। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने ऊपर ये पढ़ लिया है कि गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होती। अगर हमारे G1 स्टेज में 2n गुणसूत्र हैं, ठीक है, G1 के बाद S फेज आई, S में DNA डबल हो गया, बट गुणसूत्र चेंज नहीं हुआ, इसलिए G1 में भी 2n रहा गुणसूत्र और S में भी 2n रहा। ठीक, नेक्स्ट है एनिमल सेल में DNA द्विगुणन के साथ साथ सेंट्रियोल में भी विभाजन होता है। एनिमल सेल में जंतु कोशिका जो होती है उसमें DNA के द्विगुणन तो होता है, उसके साथ साथ जो सेंट्रियोल होता है उसका भी विभाजन होता है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है तथा सेल माइटोसिस के लिए तैयार होती है। G2 फेज हमने G1 समझ ली, S फेज समझ ली, लास्ट है G2 फेज। तो G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और इसी स्टेज में क्या है, सेल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेती है माइटोसिस डिवीज़न के लिए। तो ये हो गया आपकी G1 G2 फेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार बना देती हूँ। ये आपके शॉर्ट नोट थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अभी और शॉर्ट नोट बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा। फर्स्ट था कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये आपका 3 नंबर में आता है, तो इसे आप थ्योरी, आपको डेफिनेशन याद रह जाएगी, बट आप कंफ्यूज ना हो तो सिर्फ आपको ये 2 लाइन याद रखनी है, थ्योरी आपको खुद याद हो जाएगी। कैरियोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस या फिर जीव द्रव्य विभाजन बोल रहे हैं। ठीक, साइटोकाइनेसिस को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आपको ये याद रखना है कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म से बना है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अगर आप बाई चांस कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में तो साइटोप्लाज्म से याद रखो साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि प्रशांत प्रवस्था किसे कह रहे हैं। तो प्रशांत प्रवस्था की ये है कि जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें डिवीज़न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब सेल्स
की डेथ हो रही है तो दूसरी सेल आकर उसका स्थान ले रही है, तो फिर क्या हो रहा है, जो जीवन स्टेज है, जीवन प्रावस्था या फिर जीवन फेज जिसे बोल रहे हैं, वो क्या है, जब एंटर कर रही है तो एक इनएक्टिव फॉर्म में, एक इनएक्टिव स्टेज में क्रिया नहीं होती है, कहाँ चला गया, क्रियावस्था में प्रवेश करती है, तो इसे शांत प्रावस्था कहते हैं। तो इसकी मेन डेफिनेशन यही है कि जो जीवन प्रावस्था है वो एक इनएक्टिव फेज में एंटर कर रही है, इसको हम शांत प्रावस्था कह रहे हैं। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन में जो मदर सेल से डॉटर सेल्स बन रही है उनमें गुणसूत्र का नंबर बिल्कुल सेम है मदर एंड डॉटर सेल्स में, इसलिए सम विभाजन कह रहे हैं किसे, समसूत्री विभाजन को। जीवन फेज डीएनए के द्विगुणन की मिड स्टेज को कह रहे हैं। एस फेज डीएनए सिंथेसिस और डीएनए की संख्या डबल होने को कह रहे हैं। और G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस को। तो ये हो गया आपके शॉर्ट नोट कंप्लीट। अभी थोड़े से और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।